नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन इकोनॉमी सीरीज़, जिसमें हम पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के नोट्स को टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की 10वीं क्लास हम आज यहाँ पे देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बेरोज़गारी और विभिन्न प्रकार की बेरोज़गारी के बारे में बात करी थी। ग्रामीण बेरोज़गारी, शहरी बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी, संरचनात्मक, चक्रीय बेरोज़गारी क्या होती है, हमने उन सबको देखा। आज की वीडियो में बेरोज़गारी की जो अवधारणाएं हैं हम उनको कवर करेंगे। यहाँ से आपसे कई सारे सवाल बन जाते हैं। सामान्य स्थिति बेरोज़गारी में क्या होता है, क्या चीज़ें देखी जाती हैं, साप्ताहिक में क्या देखी जाती है, दैनिक में क्या देखी जाती है। एक क्वेश्चन उत्तराखंड में बना था कि इनमें से कौन सी है जो बेरोज़गारी नहीं मापी जाती जिस तरीके से, तो 3 है, साप्ताहिक है, सामान्य है और दैनिक है। आपको वहाँ पे महीने वाली भी दे रखी थी। तो इस टाइप के सवाल आपसे बनते हैं, उनको कवर करेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं उनको भी देखेंगे। आज के वीडियो में हमने एक नई चीज़ को यहाँ पे शुरू किया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। कई बार आपको केवल थ्योरी को समझना नहीं होता, उसे प्रैक्टिस भी करना होता है कि इस थ्योरी से जो आपने पढ़ी है क्या क्या सवाल बन सकता है। इसीलिए हम हर एक टॉपिक के बाद उससे जुड़े हुए जो MCQs हैं, वहाँ से कैसे सवाल आएंगे, उनको भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे साथ साथ, ताकि आपकी थ्योरी भी क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। अगर आपने हमारी इकोनॉमिक्स की इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सामान्य स्थिति बेरोजगारी के बारे में। जो सामान्य स्थिति बेरोजगारी है, यह एक व्यक्ति दर होती है, यानी इसमें केवल व्यक्तियों को देखा जाता है कि कौन सा व्यक्ति रोजगार में है, कौन सा व्यक्ति बेरोजगार है। ठीक है, यह किस प्रकार की दर है, यह व्यक्ति दर है। ठीक है, जो ये सामान्य स्थिति बेरोजगारी है, यह दीर्घकालीन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है, यानी यह लॉन्ग टर्म बेरोजगारी को दिखाती है। यानी बेरोजगारी को हम कैसे कैसे माप सकते हैं। एक है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, इसके माध्यम से हमें लॉन्ग टर्म की बेरोजगारी दिखती है। दीर्घकालीन बेरोजगारी हमें इस वाले मेथड से पता चलती है। इसके अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया जाता है कि सर्वेक्षण में शामिल व्यक्तियों में से कितने रोजगार में हैं, कितने बेरोजगार हैं या श्रम शक्ति से बाहर हैं। इसमें कितने टाइम पीरियड का डेटा देखा जाता है, 1 साल का सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, इसमें सामान्यतः सर्वेक्षण से पहले के 1 वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें पिछले 1 साल का रिकॉर्ड देखा जाता है। क्या मापा जाता है इसमें? इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 365 दिनों में से 183 दिन या इससे अधिक रोजगार में नियोजित है तो उसे श्रम बल माना जाता है, यानी उसे लेबर फोर्स मानी जाती है, उसको रोजगार माना जाता है। और अगर वह 183 दिन या कम उससे यहाँ पे रोजगार में लगता है तो उसे श्रम बल से बाहर अथवा बेरोजगार माना जाता है। तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी में कितने दिन आपको कम से कम काम करना होगा 1 साल में, अगर आपको रोजगार की कैटेगरी में गिना जाएगा 183 दिन या उससे ज्यादा। इस प्रकार प्रदर्शित बेरोजगारी दीर्घकालीन बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है। यानी आपने 1 साल का डेटा का अध्ययन किया, उसमें आपने नंबर निकाल दिया कि कितने लोगों ने साल में 183 दिन से ज़्यादा काम किया और कितने लोगों ने साल में 183 दिन से कम काम किया। तो अब आपके पास जो डेटा आया है व्यक्तियों का, मान लीजिए कहता है कि 100 में से 70 लोगों ने 183 दिन से ज़्यादा काम किया और 30 लोगों ने 183 से कम काम किया। तो ये जो बेरोजगार है, ये किस प्रकार के बेरोजगार है? दीर्घकालीन, यानी ये लंबे समय वाले बेरोजगार हैं। ठीक है, तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी से कौन सी बेरोजगारी कैलकुलेट होती है? दीर्घकालीन बेरोजगारी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs को देखते हैं, जो आपके कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा। पहला, सामान्य स्थिति बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाती है? अब आप आसानी से बताएंगे दीर्घकालीन बेरोजगारी। अभी हमने ऊपर पढ़ा। सामान्य स्थिति बेरोजगारी में किस समय अवधि के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है? तो सामान्य स्थिति में 1 साल का अध्ययन होता है, जैसे हमने अभी देखा। ठीक है, जो दैनिक वाली होती है, जो साप्ताहिक होती है, उसमें 1 हफ्ते का 7 दिन का अध्ययन होता है। सामान्य स्थिति वाली में 1 साल का अध्ययन होता है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी किस आधार पर मापी जाती है?
अभी ऊपर कवर किया था, ये व्यक्ति दर पे मापी जाती है। सामान्य स्थिति जो बेरोजगारी है ये व्यक्ति दर पे मापी जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे साप्ताहिक के बारे में, वो भी व्यक्ति दर पे मापी जाती है। और तीसरी है दैनिक, वो मापी जाती है समय दर पे। तो ये अंतर होता है, इसीलिए ये सवाल यहां से बनता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति वर्ष में 200 दिन काम करता है तो सामान्य स्थिति विधि में उसे कैसे गिना जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि अगर कोई व्यक्ति 183 दिन से ज्यादा काम करता है तो उसे श्रम बल में शामिल माना जाएगा, यानी उसे रोजगार में लगा हुआ आदमी माना जाएगा। यहां पर कंडीशन दी है 200 दिन अगर वो काम करता है तो वो श्रम बल में माना जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा कथन सामान्य स्थिति बेरोजगारी के संदर्भ में सही है। यह समय दर है, गलत है। यह व्यक्ति दर है। ठीक है, इसमें व्यक्तियों को मापा जाता है। उन व्यक्तियों ने कितने दिन कितने घंटे काम किया वो नहीं गिना जाता। कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा, सिर्फ ये गिना जाता है। यह पिछले 7 दिनों के आंकड़ों पर आधारित है, गलत है। यह 1 साल के आंकड़ों पर आधारित है। यह दीर्घकालीन बेरोजगारी को दर्शाता है, सही है। यह आंशिक बेरोजगारी को पकड़ती है, गलत है। आंशिक बेरोजगारी कौन सा मेथड पकड़ता है, वो दैनिक वाला पकड़ता है। अभी हम उसको भी देखेंगे, उसके एमसीक्यूज भी देखेंगे। ठीक है, यहां पर केवल तीसरा वाला सही है, यह दीर्घकालीन बेरोजगारी को दर्शाता है। ठीक है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किससे संबंधित है। यह क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस में पूछा गया था। वर्ष के अधिकांश हिस्से में हमने ऊपर देखा कि अगर आप 183 दिन से कम काम करते हो तो आपको बेरोजगार माना जाएगा। यहां पर पूछ रहा है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या किससे संबंधित है। तो ये हम किस मेथड से कैलकुलेट करते हैं, ये हम सामान्य स्थिति बेरोजगारी से कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही विकल्प आपको दिए गए थे, साप्ताहिक से, दैनिक से, या सामान्य से, या मौसमी से। तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला, सामान्य स्थिति बेरोजगारी दीर्घकालीन बेरोजगारी को दर्शाती है, सही है। इसमें पिछले 1 वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, यह भी आपका सही है। कौन सी वाली दर्शाती है, यह दीर्घकालीन दर्शाती है और 1 साल के आंकड़ों का अध्ययन होता है। कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। ठीक है, अब बात करेंगे जो दूसरा बेरोजगारी कैलकुलेट करने का तरीका है या उसकी अवधारणा है, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी। 3 होती है मुख्य तौर पर, सामान्य, साप्ताहिक और दैनिक। मंथली नहीं होता, ध्यान रखना, उसी बेस पर सवाल बना था। सामान्य हमने देख लिया, अब साप्ताहिक की बात करते हैं। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी भी एक व्यक्ति दर है, यानी इसमें भी व्यक्तियों की संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। पिछले 7 दिनों के किसी व्यक्ति के सामान्य गतिविधियों को इसमें देखा जाता है, उनको दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि एक व्यक्ति इन 7 दिनों में 1 घंटा भी काम कर लेता है तो उसे रोजगार में मान लिया जाता है। उसमें क्या था, जो सामान्य बेरोजगारी स्थिति थी, साल का अध्ययन होगा, साल में 183 दिन से आप काम करेंगे तब रोजगार में गिने जाएंगे। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी 7 दिन का अध्ययन करती है। इन 7 दिनों में अगर आपने 1 घंटा भी काम कर लिया तो आपको रोजगार में माना जाएगा, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके कुछ एमसीक्यूज हैं, देखिए। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी किस समय अवधि पर आधारित होती है, ये किस पर आधारित है, ये 7 दिन पर आधारित होती है, नाम ही है साप्ताहिक। ठीक है, इसके बाद आएगा दैनिक। दैनिक में नाम से कंफ्यूजन नहीं करना है कि वो पर डे वाला होगा, वो भी साप्ताहिक होता है, 7 दिन का होता है। ठीक है, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी किस प्रकार की दर है, तो ये भी व्यक्ति दर है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यदि कोई व्यक्ति पिछले 7 दिनों में केवल 1 घंटा भी काम करता है तो साप्ताहिक स्थिति विधि में उसे कैसा गिना जाएगा। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर वो 1 घंटा भी काम करता है तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा, रोजगार में शामिल माना जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी को दर्शाती है, यह अल्पकालीन बेरोजगारी को दर्शाती है, यानी उसके पास काम था लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं था, तो ये अल्पकालीन छोटे समय के लिए बेरोजगारी को दर्शाती है। दीर्घकालीन के लिए सामान्य और साप्ताहिक वाली अल्पकालीन। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में केवल 2 घंटे काम करता है तो वीकली स्टेटस में यानी साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी में उसकी स्थिति क्या होगी। कंडीशन तो 1 घंटे की है, अगर 2 घंटे भी काम कर लेता है तो भी उसे रोजगार में माना जाएगा, ऑप्शन बी। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी किसे बेरोजगार मानती है, तो साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी में हमने पढ़ा जो व्यक्ति 1 हफ्ते में 1 घंटा भी काम करता है तो वो रोजगार माना जाता है।
अगर किसी व्यक्ति ने सप्ताह में कोई भी काम ना किया हो तो उसको बेरोजगार माना जाएगा। अगर 1 घंटा भी काम कर लिया तो आप किस श्रेणी में आ गए? रोजगार। यह था साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए, सामान्य और साप्ताहिक। अब बात करते हैं तीसरे वाले की, दैनिक स्थिति बेरोजगारी। दैनिक स्थिति बेरोजगारी प्रति सप्ताह बेरोजगारी के श्रम दिनों का प्रति सप्ताह कुल श्रम दिनों से अनुपात है। यानी उसने पूरा 1 हफ्ता है जैसे काम के लिए, उस 1 हफ्ते का कितना हिस्सा उसने काम किया, इसमें समय को भी गिना जाता है, उस आधार पर निकाली जाती है दैनिक स्थिति बेरोजगारी। यह एक समय दर है, इसको ध्यान रखना। अभी तक दोनों कैसी थी? व्यक्ति दर थी, ये वाली समय दर है। इसमें समय कैलकुलेट किया जाता है कि उसने अगर 7 में, जैसे 7 दिन है, 7 में से 2 दिन अगर उसने काम किया है तो 2 दिन उसने कितने घंटे काम किया, तो इसमें ये सारा कैलकुलेट किया जाता है। अभी तक क्या हो रहा था? केवल रोजगार है या बेरोजगार है ये देखा जा रहा था। इसमें कितना वो रोजगार में है, कितना वो बेरोजगार में है, यानी अल्पकालीन तो पता चलता ही है, आंशिक भी पता चल जाता है कि कितना हिस्सा उसका बेरोजगारी में जाता है। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में दैनिक स्थिति बेरोजगारी में हमें वो कितने दिन और कितने घंटे बेरोजगार रहा इसका पता चल जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की पिछली 7 दिनों में से प्रतिदिन की गतिविधियों और कार्यों का अध्ययन किया जाता है और फिर बताया जाता है कि वो रोजगार में है या नहीं। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी दिन 1 घंटे से ज़्यादा और 4 घंटे से कम काम करता है तो उसे आधे दिन का काम यानी आधे दिन का रोजगार उसको मिला ये मान लिया जाता है, और अगर वो 4 घंटों से अधिक काम करता है तो पूरे दिन का काम उसे मिला ऐसा माना जाता है। यानी इसमें कंडीशन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे से ज़्यादा और 4 घंटे से कम काम करता है तो आधा दिन उसके पास काम था, आधा दिन वो बेरोजगार था। अगर वो 4 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसके पास पूर्ण रोजगार था। ठीक है, दैनिक स्थिति बेरोजगारी बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती है, यानी यह विधि सबसे सटीक मानी जाती है क्योंकि इसमें डे बाय डे को ट्रैक किया जाता है, किस व्यक्ति ने किस दिन कितने घंटे काम किया, कितने घंटे वो बेरोजगार रहा, उसका भी आइडिया इससे मिलता है। तो सबसे सटीक विधि कौन सी है? सामान्य वाली, साप्ताहिक वाली या दैनिक वाली? तो आप कहेंगे दैनिक वाली। इसमें हमें आंशिक बेरोजगारी भी पता चल जाती है कि वो रोजगार में तो है, उसने 1 घंटा काम किया, लेकिन हमें यह पता चल जाता है कि उसके बाद वो पूरे दिन बेरोजगार वहां पे रहा। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या थी कि अगर वो 1 घंटे से ज्यादा और 4 घंटे से कम काम करे तो आधा दिन, 4 घंटे से ज्यादा करे तो पूरा दिन रोजगार में था। ठीक है, अब इसके जुड़े कुछ MCQs हैं, देखिए। निम्न में से कौन सा कथन दैनिक स्थिति बेरोजगारी से संबंधित है? ये व्यक्ति दर है, गलत हो जाएगा। ये समय दर है, इसमें समय कैलकुलेट किया जाता है मुख्य तौर पे। यह दीर्घकालीन बेरोजगारी को दर्शाता है, क्या ये सही है? नहीं, ये भी अल्पकालीन दर्शाता है क्योंकि 1 हफ्ते का हम डेटा इसमें देखते हैं, और ये आंशिक को भी दर्शाता है। इसमें पिछले 7 दिनों की गतिविधियां देखी जाती हैं, ये भी सही है। 7 दिन का ही नाम दैनिक जरूर है, वो इसलिए है क्योंकि पर डे का हिसाब इसमें देखा जाता है कि 1 दिन में उसने कितना काम किया, लेकिन इसमें रिकॉर्ड भी 7 दिन का होता है। कोई 1 दिन का रिकॉर्ड नहीं देखा जाता कि आज के दिन कितने लोगों को रोजगार मिला। नाम दैनिक है लेकिन रिकॉर्ड 7 दिन का होता है। ठीक है, इसमें 183 दिन का नियम लागू होता है, क्या ये सही है? ये भी गलत है। केवल सी वाला सही है, आपको बताना था कौन सा सही है। केवल सी वाला सही है। जो चौथा है 183 वाला दिन किसमें लागू होता है? वो सामान्य स्थिति में होता है, जो 1 साल का पूरा डेटा रिकॉर्ड करता है। इसमें तो 1 हफ्ता ही होता है, तो 183 दिन का डेटा, 183 दिन का नियम इसमें लागू नहीं होता। ठीक है, केवल सी वाला सही है। दैनिक स्थिति बेरोजगारी किस प्रकार की दर है? सिंपल सा सवाल है। अब आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर है, ये समय दर है। दोनों जो वाली थी वो कैसी थी? वो एक हमारी व्यक्ति दर, दूसरी भी व्यक्ति दर। ये वाली कैसी है? समय दर। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति किसी दिन 3 घंटे काम करता है तो दैनिक स्थिति में उसे कैसे गिना जाएगा? दैनिक स्थिति बेरोजगारी में उस व्यक्ति को आप कैसे शामिल करेंगे जो 1 दिन में 3 घंटा काम करता है? हमने ऊपर नियम क्या पढ़ा कि अगर 1 से 4 घंटे तक वो काम करता है तो उसे हाफ डे माना जाएगा, यानी आधा दिन का रोजगार। इसी के मध्य में आ रहा है, यानी आधा दिन कार्यरत। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जबकि साप्ताहिक वाले में क्या था कि अगर वो 1 घंटा भी काम कर ले तो सीधा सीधा उसे रोजगार मान लिया जाता था। ठीक है, बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप कौन सी मानी जाती है?
बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप आपकी दैनिक स्थिति बेरोजगारी मानी जाती है। यही तीन होती है, सामान्य, साप्ताहिक और दैनिक। मंथली नहीं होती है, महीनेवार नहीं होती है, ध्यान रखना छमाही भी नहीं होती है, 6 महीने में भी नहीं होती है। यही तीन है। इन तीनों में भी सर्वोच्च जो है वो दैनिक स्थिति वाली को माना जाता है, क्योंकि इसमें डे बाई डे ट्रैकिंग होती है। हर दिन का हिसाब आपको मिल जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितने घंटे यहाँ पे रोजगार या बेरोजगार रहा। ठीक है, तो सबसे अच्छी कौन सी है, वो दैनिक स्थिति वाली है। डेली स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट यानी दैनिक स्थिति बेरोजगारी मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी को पकड़ती है, तो ये आंशिक और अस्थायी, टेम्पररी, और जो आंशिक होती है कि उसने रोजगार तो किया लेकिन कितने घंटे किया, वो बताता है हमें दैनिक स्थिति रोजगार। ठीक है, पहला वाला दीर्घकालीन बताता था, सामान्य वाला। साप्ताहिक वाला अल्पकालीन यानी टेम्पररी को बताता था। ये वाला टेम्पररी के साथ साथ आंशिक को भी बताता है। ठीक है, अब हमने अभी दोनों के बारे में जाना, साप्ताहिक के बारे में और दैनिक के बारे में। दोनों में डेटा 7 दिन का लिया जाता है। फिर दोनों में क्या अंतर है, उनके एमसीक्यूज भी देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। साप्ताहिक स्थिति और दैनिक स्थिति में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर है व्यक्ति दर बनाम समय दर। साप्ताहिक स्थिति व्यक्ति दर पर आधारित है, उसमें व्यक्तियों की संख्या ज्ञात की जाती है। दैनिक स्थिति समय दर पर आधारित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में केवल 2 घंटे काम करता है तो वीकली और डेली यानी साप्ताहिक और दैनिक में उसकी स्थिति क्या होगी? अगर वो 2 घंटे काम कर रहा है तो साप्ताहिक बेरोजगारी स्थिति में वो रोजगार में माना जाएगा, और डेली वाली में वो आंशिक बेरोजगार माना जाएगा, क्योंकि आधा दिन उसके पास काम था, आधा दिन वो बेरोजगार रहा, तो आंशिक बेरोजगार। ठीक है, कौन सी विधि आंशिक बेरोजगारी को पकड़ती है? अब ऐसा सवाल सीधा बन जाएगा, अब बताएं आप कौन सी पकड़ती है आंशिक बेरोजगारी को? ये पकड़ती है दैनिक स्थिति। सामान्य स्थिति दीर्घकालीन को पकड़ती है, ये टेम्पररी वाली को पकड़ती है, ये टेम्पररी और आंशिक दोनों को पकड़ती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? साप्ताहिक स्थिति समय दर है, क्या ये सही है? गलत है, व्यक्ति दर है। दैनिक स्थिति व्यक्ति दर है, ये भी गलत है, ये सब आपके क्या है? समय दर है। साप्ताहिक स्थिति आंशिक बेरोजगारी नहीं पकड़ती है, क्या ये सही है? जो साप्ताहिक स्थिति है हमारी, यह केवल टेम्पररी बेरोजगारी को पकड़ती है, आंशिक वाली के लिए दैनिक वाली है, डेली वाली है। ठीक है, दैनिक स्थिति दीर्घकालीन बेरोजगारी दिखाती है, गलत है, ये टेम्पररी और आंशिक इनको दिखाती है। ठीक है, बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप कौन सी है? सामान्य स्थिति, साप्ताहिक या दैनिक? अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, आपने अच्छे से पढ़ लिया, दैनिक वाली सबसे अच्छी है। तो कौन कौन सी है? अगली बार तो यही सवाल आया था जब पिछली बार पूछा गया था कि कौन कौन सी हैं विधियां। अब आपको उन तीनों विधियों में क्या क्या चीज़ है, क्या कॉन्सेप्ट है, एमसीक्यू के साथ आपने प्रैक्टिस करी। ठीक है, इन तीनों विधियों के अलावा भारत में एक और प्रिंसिपल यहाँ पे चलता है, सामान्य, सैद्धांतिक एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण। जो हमारा एनएसएसओ है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एनएसएसओ के द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में बात करी थी। पीएलएफएस सर्वे वो करवाता है हर साल, पहले हर 5 साल में होता था, फिर उसे एनुअली कर दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार या जो एनएसएसओ के सिद्धांत के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति पिछले 12 महीनों में 30 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए आर्थिक गतिविधियों में लगता है, यानी उसको अगर काम मिलता है, तो उसे रोजगार माना जाएगा। तो एनएसएसओ का जो सिद्धांत है, एनएसएसओ जो है वो सामान्य, सैद्धांतिक एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण को अपनाता है, जिसके अंतर्गत अगर व्यक्ति को साल में 30 दिन का भी काम मिल जाता है तो उसे रोजगार मान लिया जाता है। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना। मुख्य तौर पर बेरोजगारी मापने की 3 विधियां, 3 अवधारणाएं जो हमने ऊपर देखी, अगर एनएसएसओ से रिलेटेड पूछ लेगा तो इस वाले प्रिंसिपल को भी याद रखना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको कवर करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट आपका लॉ है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड वर्ड्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड वर्ड्स होता क्या है अर्थव्यवस्था में? 8 घंटे प्रतिदिन काम और साथ में 273 दिन, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड वर्ड्स। यानी अगर किसी व्यक्ति को साल में 273 दिन काम मिलता है और हर दिन वो 8 घंटे काम करता है, यानी वह व्यक्ति पूर्णतः रोजगार में लगा हुआ है, उसने एक पूरा स्टैंडर्ड वर्ड्स काम किया है। ठीक है, स्टैंडर्ड वर्ड्स में कितने दिन होते हैं, अगर यही सवाल बन जाए, 273 डेज होते हैं, हर दिन में 8 घंटे होते हैं। ठीक है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित कौन करता है? एनएसएसओ करता है। अब ये काम एनएसओ है जो हमारा वो करता है, क्योंकि एनएसओ और सीएसओ इन दोनों का विलय कर दिया गया था। एनएसओ के अंतर्गत अब एक छोटा सा डिवीजन इसको बनाया गया है, ये वाली जो संस्था है ये करती है। तो अगर इसका विकल्प नहीं देगा तो एनएसओ को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अदरवाइज इसको ध्यान रखेंगे। इसके बारे में, इसके पैरामीटर्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में लास्ट वीडियो में हमने जाना था। ठीक है,
इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट संस्था है जो भारत में डेटाबेस को लेकर के एक बहुत बड़ी संस्थान है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMI इसको कहते हैं, CMIE। इसकी स्थापना 1976 में होती है। इसकी स्थापना मुख्य रूप से एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह बड़े पैमाने पर प्राथमिक डेटा संग्रह करके यानी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करता है, उसका विश्लेषण करता है और पूर्व अनुमान के माध्यम से सूचना प्रकाशित करता है। कौन? जो CMI होता है। यानी जो प्राइमरी डेटा आता है, NSSO सर्वे करता है, डेटा इसके पास आता है, डेटा को अध्ययन करके, डेटा को प्रोसेस करके उसके आधार पर पूर्व अनुमान लगा करके ये जानकारी फिर प्रकाशित करता है। ठीक है। CMIE ने व्यक्तिगत कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन पर भारत का सबसे बड़ा डेटाबेस बनाया हुआ है, यानी भारत का सबसे बड़ा डेटाबेस इसी कंपनी के पास है। तो CMIE ये भी आपको याद रखना है, डेटा से रिलेटेड है। ये भी कई बार बेरोजगारी के पूर्व अनुमान के आंकड़े जारी करता है, NSSO की मदद करता है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट सूचकांक और एक इंपॉर्टेंट नियम है, उसको पढ़ते हैं और फिर इस नियम से रिलेटेड जो MCQs हैं उनको भी देख लेंगे यहीं पे। नियम है आपका गरीबी सूचकांक, या जिसे दुख सूचकांक कहते हैं। ठीक है। यह भी आपका बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसके साथ इसको देख रहे हैं। जो गरीबी सूचकांक है या दुख सूचकांक है, माइजरी इंडेक्स भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में, ध्यान रखना। ठीक है। इस सूचकांक का जनक कौन था? इस सूचकांक को आर्थर ओकुन ने दिया था। ओकुन का नियम किससे संबंधित है? तो गरीबी सूचकांक या दुख सूचकांक से संबंधित है। ठीक है। इसने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी दर और अपेक्षाकृत उच्च मुद्रास्फीति दर का आर्थिक विकास पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जो ओकुन था, इसके द्वारा कहा गया कि अगर बेरोजगारी दर बढ़ेगी यानी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो इनकम नहीं होगी, और इसके साथ साथ अगर मुद्रास्फीति हाई होगी यानी रेट चीज़ों के बढ़ते जाएंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे आर्थिक विकास में यानी GDP में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा बेरोजगारी और जितनी ज़्यादा महंगाई, उतना ज़्यादा लोगों को दुख होगा, उतना ज़्यादा लोगों को कष्ट होगा, इसीलिए इसे दुख सूचकांक कहते हैं। इसे ध्यान रखना। यह सूचकांक किसी निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर का योग होता है। यानी ये कितना होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, उस देश के अंदर, उस राज्य में मुद्रास्फीति की रेट कितनी है, बेरोजगारी की रेट कितनी है, दोनों को जोड़ दो, दुख सूचकांक आपका बन जाएगा। किसने दिया है? ओकुन ने दिया है। ओकुन ने इसको लेकर के एक नियम भी दिया जिसे ओकुन का नियम कहते हैं। ओकुन का नियम किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच में संबंध बताता है। जैसे हमने देखा कि जो बेरोजगारी दर है वो उस देश की विकास दर पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है, GDP पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। यानी इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर किसी देश में बेरोजगारी हाई होगी, उस देश की GDP कम होगी। अगर किसी देश की बेरोजगारी लो होगी तो उस देश में GDP जो है, विकास दर जो है वो हाई होगी। यही कहता है ओकुन का नियम। इसने एग्जाम्पल से भी कहा, एक अपना इसने थ्योरेटिकल वहां पे दिया। यदि किसी देश में GDP 3% की ग्रोथ करता है तो उस देश में बेरोजगारी कम होगी, यानी वहां पर बेरोजगारी -1 होगी, 1% कम आ जाएगी बेरोजगारी में अगर वहां पर 3% ग्रोथ होती है। और इसका उल्टा इसने कहा, अगर किसी देश में बेरोजगारी की दर में 1% की वृद्धि होती है तो वहां पे GDP में 3% की कमी हो जाएगी। ठीक है। तो इसने GDP और बेरोजगारी दर के संबंध यहां पे दिखाए कि अगर GDP 3% है तो बेरोजगारी 1% कम होगी, इसी अनुपात में आपने लेकर चलना है। और अगर बेरोजगारी 1% बढ़ती है तो GDP सीधा 3% कम हो जाएगी। ये क्या है? यही है ओकुन का नियम। आर्थर ओकुन ने इसको दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखिए। दुख सूचकांक, जिसे माइजरी इंडेक्स कहते हैं, इसके जनक कौन थे? इसके जनक हैं आर्थर ओकुन। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। माइजरी इंडेक्स का सूत्र क्या है? इसमें क्या योग देखा जाता है, किन दरों का योग देखा जाता है? अभी आपने देखा बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दर। इसी प्रकार के सवाल आपसे अर्थव्यवस्था से बनते हैं। ठीक है। माइजरी इंडेक्स मुख्यतः किन दो आर्थिक समस्याओं को जोड़ता है? तो किन दो को जोड़ता है? ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, इनको जोड़ता है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? दुख सूचकांक बढ़ेगा। ठीक है। ओकुन का नियम किस दो आर्थिक चरों के बीच संबंध बताता है? ओकुन का नियम क्या था? वो GDP और विकास, जो बेरोजगारी है, इसके बीच संबंध बताता था कि अगर GDP हमारी 3% बढ़ी
तो बेरोजगारी 1% कम हो जाएगी, और बेरोजगारी अगर 1% बढ़ी तो जीडीपी 3% कम हो जाएगी। इनके बीच में संबंध बताता है कौन? ओकुन का नियम। ठीक है, यदि किसी देश की जीडीपी 3% बढ़ती है तो ओकुन के नियम के अनुसार बेरोजगारी में क्या परिवर्तन होगा? ऐसा सवाल यहां से बन जाता है। इसीलिए हमने ये नया सेगमेंट शुरू किया कि एक एक टॉपिक के साथ हम कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड एमसीक्यू देखने की, और जब हम फिर इकोनॉमिक्स को एमसीक्यू वाइज देखेंगे तो फिर मिक्स एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे, जिससे आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाए। यहां पर आपकी प्रैक्टिस और आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। सवाल है कि अगर जीडीपी 3% बढ़ रही है, ओकुन के नियम के अनुसार बेरोजगारी दर क्या होगी? 1% कम होगी। तो 1% कम होगी, यहां पर है ऑप्शन सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो हमने कॉन्सेप्ट देखे, एमसीक्यूज देखे, 25 से ज़्यादा हमने एमसीक्यूज देखे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टों को कवर किया। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी। इसके अलावा हमने स्टैंडर्ड वर्ड्स के बारे में बात करी, सीएमआई के बारे में बात करी, ओकुन्स लॉ के बारे में बात करी। तो विभिन्न कॉन्सेप्टों को देखा, विभिन्न लॉज को देखा, विभिन्न प्रकार के जो बेरोजगारी मापने के मेथड्स थे हमने उनको देखा एमसीक्यूज के साथ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने हमारी इकोनॉमिक्स की 10वीं क्लास यहाँ पे देखी। अगली वीडियो में बेरोजगारी से संबंधित हमारी जो लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम भारत के अंदर बेरोजगारी को कम करने के लिए या रोजगार संबंधी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वहाँ से भी सवाल बन जाते हैं। आपने देखे होंगे ट्राइसम को लेकर के, और भी जो पहले भी चले अब भी चलते हैं, उनको, उन योजनाओं को, उन कार्यक्रमों को हम डिटेल से जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।